हेलो नमस्कार, मैं श्याम सिंह। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शंस टू यूक्लिड ज्योमेट्री, क्लास 9th चैप्टर 5। क्लास 9th चैप्टर 5 का आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शंस टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड यूक्लिड जो है एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, मैथमेटिशियन हुए हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया है। उन्होंने पाया कि हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं बन रही हैं इस वर्ल्ड के अंदर, जिन चीज़ के बीच में हम रह रहे हैं, जैसे कि हमारे मकान हैं, रोड हैं, या कोई भी आपकी वस्तु है, उन चीज़ों को रहने के लिए, उन चीज़ों में रहने के लिए, उनको बनाने के लिए हमेशा एक बढ़िया मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक अच्छे तरीके से उसको शिफ्ट करने के लिए, अच्छे तरीके से उसको बनाने के लिए किसी न किसी मेजरमेंट की जरूर आवश्यकता पड़ती है। इसी चीज को उन्होंने रिवाइज किया और उन्होंने इसके ऊपर गहन अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, जहां पर हम रह रहे हैं या कोई भी चीज हमें मिल रही है, उससे पहले हमारे इजिप्ट, बेबीलोनियन या कहीं पर भी किसी भी देश के अंदर हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, जितनी भी वस्तुएं बनी हुई, वो बनी हुई जरूर हैं, विकसित जरूर हुई हैं, परंतु वो किसी सिविलाइजेशन तरीके से नहीं बनी हुई हैं, एक सिस्टेमेटिक ढंग से नहीं बनी हुई हैं। तो उनको एक सिस्टेमेटिक ढंग से बनाने के लिए उन्होंने खोज की कि हम किस प्रकार किसी भी शहर को, किसी गांव को, किसी रोड को या कोई भी चीज हो, हम उसको किस प्रकार अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। तो उन्होंने पाया कि हमारे पास जो है एक किस्म से सॉलिड शेप्स होती हैं, और उन सॉलिड शेप्स के अंदर तीन चीजें होती हैं। उन्होंने पाया कि एक सरफेस, एक पॉइंट और लाइंस। सरफेस, पॉइंट और लाइंस, यदि इन चीजों के बारे में हमें अच्छे से पता चल जाए तो हम किसी भी चीज को अच्छे से हम उसको विकसित कर सकते हैं, अच्छे से हम उस चीज को विकसित कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने लेवल के ऊपर, इन चीजों के ऊपर निष्कर्ष निकाला कि कोई भी सरफेस है, कोई भी सॉलिड चीज है, कोई भी सॉलिड चीज है, उसके अंदर तीन चीजें मिलती हैं। एक होता है सरफेस, एक लाइन और एक पॉइंट। ये तीन चीजों के ऊपर उन्होंने कहा है कि सरफेस के अंदर हमेशा दो चीज चाहती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। कोई भी फिजिकल चीज है, कोई भी थ्री डायमेंशनल, उन्होंने इसको किस चीज पे रखा, सॉलिड को थ्री डायमेंशनल्स के अकॉर्डिंग रखा, और थ्री डायमेंशनल्स के अंदर उन्होंने पाया कि तीन चीजें मिलेंगी, हमें सरफेस मिलेगा, लाइन मिलेगा और पॉइंट मिलेगा। कोई भी हमारे पास क्यूबॉइड टाइप, ये मान लीजिए वस्तु है, क्यूबॉइड टाइप ये वस्तु है कोई, तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर सरफेस है, पॉइंट है और लाइन है। सरफेस, पॉइंट और लाइंस है। ये सरफेस हमारा, ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, और ये तीसरा, और ये चौथा। इस प्रकार मतलब उन्होंने क्या पाया कि सरफेस के अंदर हमारे पास क्या मिलेंगी, सरफेस के अंदर उसकी दो चीजें मिलेंगी। जिस प्रकार मैं आपको दिखलाता हूं, जैसा कि ये कोई सॉलिड वस्तु है, तो ये एक, इसका एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये हुआ, एक ये हुआ। इस प्रकार हमारे पास इसके अंदर 6 सरफेस हो जाते हैं। तो कहता है इस सरफेस के अंदर उसकी ब्रेड्थ क्या है और उसकी लेंथ क्या है। तो सरफेस की उन्होंने देखा कि दो चीजें मिलेंगी, लेंथ और ब्रेड्थ। और लाइंस ने उन्होंने देखा यहां से लेके यहां तक, जो ये कहलाती है, क्या कहलाती है हमें, लाइन, एज जिनको हम बोल देते हैं। उन्होंने पाया कि ये एक लाइन, और लाइंस का जो एंड पॉइंट होता है वो कहां होता है, पॉइंटों पर, जहां पर ये खत्म हो रही है, ये क्या माने गए, पॉइंट। तो उन्होंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया कि किसी भी सॉलिड्स के अंदर तीन चीजें होती हैं, कि एक सरफेस होता है, एक लाइन होता है और एक पॉइंट होता है। इसके अंदर उन्होंने विभिन्न डेफिनेशंस दी। उन्होंने एलिमेंट्स नाम से अपनी एक बुक इख्तियार की, जिसके अंदर 13 चैप्टर थे, और प्रत्येक बुक्स को इस नाम से बुलाया जाने लगा, एलिमेंट्स के नाम से। उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी, परंतु कई मैथमेटिशियंस ने इन बातों को स्वीकारा नहीं। परंतु क्या किया उन्होंने, फिर निष्कर्ष निकाला कि हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह की एक होते हैं। उन्होंने इसको, इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एक्सिमोज और एक
पोस्टुलेट्स। एक्सिमोज और पोस्टुलेट्स। अब एक्सिमोज क्या होते हैं और पोस्टुलेट क्या होते हैं? एक्सिमोज एंड पोस्टुलेट्स। एक्सिमोज और पोस्टुलेट्स, एक्सिमोज और पोस्टुलेट्स उन्होंने माना कि बिहेवियर ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर उन्होंने इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट हुआ हमारा एक्सिमोज और एक हुआ पोस्टुलेट्स। बिहेवियर ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि स्वतः अपने आप जो बात सत्य होती है, जिनको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर कुछ चीजें अपने आप प्रूव होती हैं, अपने आप में सत्य होती हैं। उन्हें हमें प्रूफ करने के लिए कोई अलग से कोई नुस्खा नहीं देना पड़ता है, कोई तर्क नहीं देना पड़ता है। वो कहलाते हैं हमारे एक्सिमोज एंड पोस्टुलेट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और इस प्रकार के यूनिवर्सल ट्रूथ को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो पार्ट्स में, एक्सिमोज 1 एंड पोस्टुलेट्स 2। एक्सिमोज 1 एंड पोस्टुलेट्स 2। तो उन्होंने एक्सिमोज के अंतर्गत वो चीजें रखी कि जो पूरे संसार में हर जगह के ऊपर अप्लाई होती हैं, पूरे मैथमेटिक्स में अप्लाई होती हैं, या किसी भी चीज के अंदर लगा लो आप, उसके अंदर अप्लाई होती हैं। जिस प्रकार की हमें पता है 2 + 2 कहीं पर भी जाएंगे क्या होगा? 4 ही होगा। 2 + 2 क्या होगा? 4 ही होगा। तो इस प्रकार की जो स्वतः अपने आप जो हर मैथमेटिक्स के अंदर जो लग जाए या हर कहीं पर लागू हो जाए, वो उनको नाम दिया उन्होंने एक्सिमोज। दूसरा पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स उन्होंने विशेष रूप से किसके लिए किया? ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री के लिए इन्होंने विशेष रूप से कि ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये हमारे ज्योमेट्री के ऊपर कारगर हैं। ये स्पेशली इनका जो उन्होंने बताया, ये किसके ऊपर है? ज्योमेट्री के ऊपर, हमारे के लिए ज्योमेट्री के लिए। और ज्योमेट्री हमने बताया था कि ज्योमेट्री क्या है? जियो का मतलब है हमारे पास, जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि भूमि, और मैट्री से बनता है मैट्रन, और उसका अर्थ हो जाता है मेजरमेंट मतलब भूमि को नापना। जब हम भूमि को नाप कर कोई चीज बनाएंगे, हमारी कोई भी सिस्टम, कोई मकान बनाए, कोई स्कूल विद्यालय बनाए, या कोई भी चीज हम बनाने जा रहे हैं, उसका तल कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इन सब के लिए हमें उसके मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ी। तो उसी के लिए उनको इन चीजों की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने कहा कि जो पोस्टुलेट्स हैं वो जो है वो किसके लिए हैं? अर्थ मेजरमेंट के लिए है। स्पेशली अर्थ मेजरमेंट्स के लिए जो है वो स्पेशली जो काम करेंगे वो क्या करेंगे? पोस्टुलेट्स। इट्स मीन ज्योमेट्री के लिए जो उन्होंने प्रेफरेंस दी, स्पेसिफाई दी, वो कौन से हैं? पोस्टुलेट्स। और जो एक्सिमोज हैं ये ऑल अराउंड हर किसी के लिए सत्य रहेंगे, हर किसी पे अप्लाई होंगे। तो उन्होंने ज्योमेट्री के लिए विशेष रूप से कौन सा दिया कि ज्योमेट्री पोर्शन के लिए जो पोस्टुलेट्स उन्होंने बनाए हैं वो उनके ऊपर कारगर साबित होंगे, उनके ऊपर सफल होंगे। इन्हीं नियमों के ऊपर चलते हुए आज तक हम अपने काम करते आ रहे हैं, जो कि बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से चलता जा रहा है। अब ये हैं क्या? एक्सिमोज और पोस्टुलेट्स है क्या? आज इन्हीं चीजों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक्सिमोज देखिए, एक्सिमोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो हमें उन्होंने दिए, यूक्लिड ने हमें एक्सिमोज दिए। क्या क्या एक्सिमोज है हमारे? देखिए आप, पहला उन्होंने एक्सिमोज दिया हमें क्या कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहता है कोई भी दो वस्तुएं हैं, मान लिया ए है, ये किसके इक्वल है? बी। और इसी प्रकार कहता है दूसरी चीज क्या है? ये कोई सी है और ये किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो वो कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, वो वस्तुएं जो कि सेम वस्तु के बराबर हैं, तो इक्वल टू वन अनदर, वो दूसरे के इक्वल भी बराबर होंगे। कहता है ए जो है वो बी के भी इक्वल है, सी जो है वो बी के इक्वल। ये दो वस्तुएं थी, ये दोनों एक चीज के इक्वल थी, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सी के भी इक्वल होगा। ए जो है वो सी के भी इक्वल होगा। जिस प्रकार की राम श्याम के बराबर है,
राम जो है वो श्याम के बराबर है, मोहन जो है वो भी किसके बराबर है, श्याम के बराबर है। मोहन जो है वो भी किसके बराबर है, श्याम के बराबर है। इट्स मीन राम और मोहन भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कहा गया कि आप कहीं पर भी देख लीजिए हर चीज के ऊपर सत्य मिलेगा। जब कोई दो वस्तुएं किसी एक के बराबर हैं तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में क्या मिलेंगी, बराबर मिलेंगी, वन अनदर। सेकंड एक्सिमोज दिया उन्होंने, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। कोई इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, कोई भी दो वस्तुएं क्या है, इक्वल है। मान लीजिए कहता है ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो कहता है ए के अंदर हमने सी को जोड़ दिया और बी के अंदर सी को जोड़ दिया, तो दोनों ये बराबर थे, दोनों बराबर चीजों के अंदर सेम चीज जोड़ दी, यानी कि इक्वल चीज जोड़ दी, तो इनका जो सम आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये आप किसी प्रकार भी आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये चीज हमें आपस में बराबर ही मिलेंगी। अब देखिए, अब थर्ड एक्सिमोज क्या दिया उसने, थर्ड एक्सिमोज दिया, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। कहता है यदि कोई दो चीजें इक्वल हैं, यदि कोई दो वस्तुएं यदि इक्वल हैं और उन इक्वल्स में से समान चीज हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो वस्तु बचेगी, वो दोनों में क्या बचेगी, इक्वल ही बचेगी। कहता है मान लीजिए कि ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं। यदि ए में से हम सी को घटा दें और बी में से सी को घटा दें तो वैल्यू मिली ए माइनस सी और बी माइनस सी, तो कहता है ये दोनों वैल्यू भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं। मान लीजिए राम और श्याम की उम्र जो है दोनों की क्या है, बराबर है। राम की भी 24 साल है और श्याम की भी कितनी है, 24 साल। दोनों की उम्र में से हम मोहन की उम्र को घटा दें, राम की आयु में से हम मोहन की आयु को, राम की आयु में से हम मोहन की आयु को घटा दें और श्याम की आयु में से भी मोहन की आयु को घटा दें, तो जो वो आएगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। मान लीजिए श्याम की आयु जो है वो 11 वर्ष है, श्याम की आयु जो है वो 11 वर्ष है, तो राम की कितनी थी, 24 में से हमने 11 घटा दिया, कितना आया, 13 वर्ष। इसी प्रकार श्याम की आयु कितनी थी, 24, और 24 में से हमने क्या कर दिया, मोहन की आयु घटा दी, कितनी थी मोहन की आयु, 11 वर्ष, 24 माइनस 11, तो ये भी कितना हुआ, 13। तो दोनों अंतर क्या है, इक्वल आए। तो कहने का मतलब है यदि इक्वल चीज में से हम इक्वल चीज घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, वो सेम होगी। अब नेक्स्ट जो है हमारा एक्सिमोज जो है, नेक्स्ट एक्सिमोज क्या दिया है उसने हमें, फोर्थ एक्सिमोज दिया है, things which coincidence with one another are equal to one another। things which coincident with one another are equal to one another। कहता है कोई भी दो वस्तुएं यदि हम ऊपर नीचे उनको रखें एक दूसरे के बराबर आ जाए। मान लीजिए ये लाइन है हमारे पास ए बी और ये लाइन है सी डी। इस लाइन को उठा के हम इसके ऊपर ला दें और इसको पूरी तरह से ढक ले, इसके बराबर आ जाए, तो ये दोनों क्या हुई, कोइंसिडेंट हुई। और कोइंसिडेंट है तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी होंगी, जिस प्रकार देखिए ये एक बुक है और इस बुक के ऊपर इसी साइज की हम बुक रख दें तो वो इसको पूरी तरह से कवर कर ले, तो दोनों बुक कैसी हुई, कोइंसिडेंट हुई। तो उनकी लेंथ ब्रेड्थ और जो हाइट जो चीजें हैं वो सभी क्या है, लेंथ ब्रेड्थ जो है उनकी क्या है, वो इक्वल मिलेगी। इस प्रकार उसने कहा गया है कि थिंग्स विच कोइंसिडेंट, जो कोइंसिडेंट्स होंगी वो एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। फिर कहता है फिफ्थ जो पोस्टुलेट्स है हमारे पास, फिफ्थ पोस्टुलेट्स है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो एक होल होता है, एक जो पूरी वस्तु होती है वो अपने एक हिस्से से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। मान लीजिए ये एक बी लाइन है और एक ये बीसी पार्ट है, इसका ये एक बीसी पार्ट है, तो जो एफ बी है ये पूरी की पूरी लाइन जो है एफ बी जो है वो क्या होगी, बीसी से बड़ी होगी, या हम कह सकते हैं एफ बी जो है वो एससी से भी क्या होगी, बड़ी होगी। कहने का मतलब है अपने हिस्से से कोई भी चीज, कोई पूरी चीज है और उसका कोई हिस्सा बताया जाए तो हम कहेंगे वो हिस्सा जो है उससे
पूरी से छोटा होगा, या वो जो पूरी वस्तु है हमारे पास वो क्या होगी, बड़ी होगी उस एक हिस्से से। इस प्रकार तो ये चीजें थी, ये हमारी हर जगह लागू होती हैं, ये चीजें हर जगह लागू होती हैं, ओनली एक ज्योमेट्रिक पोर्शन के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हर चीज के ऊपर लागू होती हैं। अब नेक्स्ट जो दिया गया हमें, वो दिया हमारा 6 जो एक्सिमोज दिया गया, उसने कहा कि थिंग्स which are double the same thing are equal to one another. Things which are double of the same thing, कोई भी दो वस्तुएं हैं, ये A और B, A और B, things which are double of the same thing, जो वस्तुएं किसी डबल के बराबर है, सेम वस्तु के डबल के बराबर है, A मान लिया 2C के बराबर है और B भी क्या है 2C के बराबर है। ये जो है A जो है वो C के दुगने के बराबर है, B भी जो है वो C के दुगने के बराबर है, तो कहता है ये दोनों वस्तुएं भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये हमारा हुआ एक्सिमोज नंबर 6, एक्सिमोज नंबर 6। अब हमारा जो 7th आता है, 7th क्या कहता है, 7th जो एक्सिमोज कहता है वो आता है हमारे पास, कहता है थिंग्स विच आर हाल्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अदर। कहता है जो दो वस्तुएं हैं A और B, A और B दो वस्तुएं, यदि ये मान लिया C/2 के बराबर है, यानी कि C के हाफ के इक्वल है, और B भी जो है वो C के हाफ के इक्वल है, B भी जो है वो C के हाफ के इक्वल है, तो कहता है आर इक्वल टू वन अनदर, तो भी वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि सेम थिंग के हाफ के इक्वल हैं दोनों वस्तुएं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और ये आपको पता ही है बराबर तो होंगी। तो ये उन्होंने हमें 7 एक्सिमोज दिए, जिनके ऊपर हम चर्चा करें कहीं पर भी तो हमेशा हमेशा ट्रू रिजल्ट मिलेगा हमें। हम मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी इन चीजों को यूज कर सकते हैं, एक ओनली ज्योमेट्री पोर्शन के अंदर नहीं। ये सभी बातें जो है क्या है, एक किस्म से यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसी के ऊपर उसने हमें दिया गया दूसरा जो पॉइंट था, वो क्या दिया, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स के लिए उसने स्पेसिफाई बताया कि ये जो चीजें हैं पोस्टुलेट्स जो हैं ये विशेष रूप से किसके ऊपर लागू होती हैं, ज्योमेट्री के लिए यूज होंगी, ज्योमेट्री के ऊपर ये लागू होंगी। इसके लिए ज्योमेट्री पोर्शन के लिए उन्होंने क्या नाम इनको क्या दिया, स्पेसिफाई बताया। हम पोस्टुलेट्स के ऊपर चर्चा करते हैं, क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं। पोस्टुलेट्स जो हैं हमारे पास क्या है, पहला पोस्टुलेट्स देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये कह रहा है कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। मान लीजिए कहता है कि हमारे पास एक पॉइंट ही है, डिस्टेंस 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, A एंड B। यदि हम इनको मिलाते हैं तो इनसे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इनसे हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के रूप में हम दो पॉइंटों को मिला सकते हैं। कहने का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ये उन्होंने पहला पोस्टुलेट्स बताया। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं कि इन पॉइंटों से और लाइनें नहीं खींची जा सकती हैं, इन पॉइंटों से तो और लाइनें भी जा सकती हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं ऐसे ये लाइन भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, बी से ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। परंतु उसका यहां मतलब था कि कोई भी यदि हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, यदि हम उन दो पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ये चीज कही गई है यहां पर उसने। ओके, अब सेकंड जो पोस्टुलेट्स है, सेकंड पोस्टुलेट्स जो कहता है वो हमें क्या कहता है, टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। कोई भी इनफाइनाइटली हम किसी भी लाइन को जो है, कोई भी हमें मान लीजिए कहता है ये हमें कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, टर्मिनेटेड लाइन दी हुई है, टर्मिनेटेड लाइन दी हुई है, मानिए ये हमें टर्मिनेटेड लाइन दी हुई है A और B इस प्रकार। तो इसको कहता है हम
कितना भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको हम कितना भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। हम चाहें तो हम इसको इस साइड हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर इस प्रकार भी हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। एपी जो है एक टर्मिनेटेड लाइन है और हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली, कितना भी हम दोनों साइड्स उसको बढ़ा सकते हैं। ये उनका था सेकंड पोस्टुलेट्स, ये था उनका सेकंड पोस्टुलेट्स। टर्मिनेटेड का मतलब है किसी चीज को के किस्म से आप कहिए लाइन सेगमेंट्स, कि भाई ये एक लाइन सेगमेंट्स था ए और बी, और इन पॉइंटों से हम इस लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब थर्ड जो पोस्टुलेट कहता है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एट एनी रेडियस। कहता है कोई भी सर्कल किसी भी सेंटर से खींचा जा सकता है और कितनी भी रेडियस का खींचा जा सकता है। मान लीजिए कहता है ये सेंटर है और इस सेंटर से मैंने ये सर्कल खींच दिया, इस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार कहता है ये कोई सेंटर पॉइंट है, यहां की बजाय यहां आ गया, ये मैंने एक सर्कल खींच दिया, इसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो कहता है कोई भी सर्कल कितनी भी रेडियस लेकर हम किसी भी पॉइंट से खींच सकते हैं। तो ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 3, पोस्टुलेट नंबर 3। अब नेक्स्ट आता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स हमें पता है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। कहता है सभी जो राइट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, सभी एक दूसरे क्या हैं इक्वल है। मान लीजिए कहता है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का है, और ये हमें दिखाई दे रहा है, ये भी क्या दिखाई दे रहा है, कहता है ये भी क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो कहता है ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर रहेंगे। हमेशा कितने भी राइट एंगल हो वो सभी एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं, सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो आपको छोटा नजर आए साइज में या बड़ा नजर आए, वो हमेशा राइट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल मिलेंगे। ये हमारा था पोस्टुलेट नंबर 4। फिफ्थ पोस्टुलेट है हमारे पास क्या कहता है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। कहता है कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन ये है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ये है। तो कहता है मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। कहता है इसके जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक एंगल इंटीरियर ये ए बन रहा है और एक इधर बी, इस साइड जो है वो इंटीरियर एंगल सी है और इस साइड जो है एंगल इंटीरियर एंगल डी है। इस प्रकार के जो एंगल हैं ये नजर आ रहे हैं हमें। तो ये भी इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड के सेम साइड के, ये सेम साइड यानी कि इस साइड के सी और डी इंटीरियर एंगल है। तो क्या कह रहा है टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, यदि उसके सेम साइड्स बनने वाले एंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम यदि क्या है 2 राइट एंगल्स से क्या है कम है, जिस साइड कम है, then the 2 straight lines if produced infinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles। जब हम उन दो स्ट्रेट लाइंस को मिलाएंगे, जब उन 2 स्ट्रेट लाइंस को हम उस साइड बढ़ाएं, उस साइड प्रोड्यूस करें जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है 2 राइट एंगल से कम है, यानी कि 180 से कम है, तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन उसी साइड आपस में आपको मिलती हुई नजर आएंगी, उसी साइड मिलेंगी, दूसरी साइड नहीं मिलेंगी। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे ए और बी का जो सम है वो 180 से क्या है कम है। ए और बी एक ही साइड्स के इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों का सम 180 से कम है। तो यदि हम इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों इसी साइड मिलेंगी, ना कि इस साइड। यदि हम इस साइड बढ़ाएंगे तो ये इस साइड नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इधर वाले एंगल्स का सम जो है 180 से कम नहीं है, इट्स मीन 180 से ज्यादा है। तो इस प्रकार ये हमारा उन्होंने 5th पोस्टुलेट्स बताया है। तो इस प्रकार उन्होंने एक्सिमोज और पोस्टुलेट्स के बारे में 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके हमें बताया गया है कि किस प्रकार
कौन सी चीज ज्योमेट्री के ऊपर लागू होती है और कौन सी चीज ऑल अराउंड मैथमेटिक्स या हर चीज के ऊपर लागू होती है। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।